वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कुबला खान और उसको लिखा है एस.टी. कोलरिज ने। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें पोएट ने बहुत ही फैंटास्टिक और सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इंट्रोड्यूस करवाया है। उन फैंटास्टिक और सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करते हुए पोएट ने जो इमेजरी यूज़ की है उसकी मदद से हमारे सामने एग्जैक्ट सिचुएशन आ जाती है। कहा यह जाता है कि ये पोएम पोएट ने उस वक्त लिखी जब वो किसी ड्रग के अंडर इन्फ्लुएंस थे। कुबला खान चंगेज़ खान के सक्सेसर थे और उन्होंने एक महल तामीर करने का ऑर्डर किया था, जिसको पोइट ने अपने इमेजिनेशन की मदद से एक ऐसे अंदाज में बयान किया है कि ये पोएम एक शाहकार बनकर हमारे सामने आती है। ये पोएम बहुत खूबसूरत एक इम्तिजाज है फैंसी का, रोमांस का और इमेजिनेशन का। इन तीनों एलिमेंट को पोइट ने डिस्क्राइब करने के लिए जिस तरह की इमेजरी यूज़ की है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। उस इमेजरी की वजह से पोएम एक मास्टरपीस बन गई है एस.टी. कोलरिज की बाकी पोएम्स की निस्बत। In Xanadu did Kubla Khan a stately player doom decree, where Elf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. ज़ैनेडू चाइना में एक इमेजिनरी लैंड है, इमेजिनरी सिटी है, जहाँ का रूलर कुबला खान है जो कि चंगेज़ खान का ग्रैंड सन है। उसने आर्डर किया कि एक शाही महल बनाया जाए उसके लिए, जिसमें एक पूरा इशरत कदे का सामान हो। जैसे उसमें दरिया एल्फ बड़ा एक सेक्रेड रिवर माना जाता है, एक हॉली रिवर है, वो बहता हो, गारों के अंदर से गुजरता हो और वो गारें ऐसी हों कि जिनकी लंबाई को, जिनकी गहराई को कोई इंसान मैयर ना कर सके, जाकर वो घिरता हो ऐसे दरिया में जिसके ऊपर सूरज की रोशनी न पड़ती हो, जो डार्क एरिया के अंदर मौजूद हो। So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. कुबला खान के उस आर्डर की तामील में ट्वाइस 5 माइल्स का मतलब होता है 10 माइल्स, 2 टाइम्स 5। तो उसके आर्डर की तामील करते हुए 10 मील का रकबा ज़रख़ेज़ ज़मीन का उसको इंसर्कल कर दिया गया, उसके गिर्द वॉल्स और टावर्स बना दिए गए, खड़े कर दिए गए। उस एरिए में बहुत ही खूबसूरत गार्डन थे जिनके अंदर एक जिग जैग वे में बल खाते हुए नदी नाले वहाँ से गुज़रते थे, उसके अंदर मौजूद थे। बहुत से खुशबूदार और महकते हुए दरख्त उस बाग के अंदर मौजूद थे। बड़े घने जंगल थे उसमें, और उसके दरमियान में बहुत ही रोशन जगहें थीं, ऐसे स्पॉट थे जिनमें सब्ज़ा अपनी बहार दिखाता था, अपने जोबन पर नज़र आता था। But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover, a savage palace, as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. सीडार ट्री के झुंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा दरख्त वो उगे थे, तो उस झुंड के अंदर बहुत गहरी और रोमांटिक गार बनी हुई नज़र आती है, एक पहाड़ की एक साइड पर बनी हुई, जिसको देखकर ऐसा लगता था कि बहुत ही स्ट्रेंज और वाइल्ड प्लेस है वो इतनी होली मुकद्दस नज़र आती है और सहर कर देने वाली जगह है कि इससे पहले आज तक कोई ऐसी जगह देखी नहीं गई थी।
اس کے نیچے ایک ڈل اور زرد رنگ کا چاند، گھٹتا ہوا چاند دکھائی دیتا ہے، اور وہاں پر ایک بہت ہی افسوس کرتی ہوئی عورت بیٹھی ہے، جو کہ افسوس کر رہی ہے اپنے کسی ڈیمن لور کی جدائی میں رو رہی ہے۔ یہ پلیس جس کی ایس ٹی کولرج بات کر رہا ہے، وہ اپنی امیجنیشن کی وجہ سے اس مدد سے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، اور ہمیں بہت ہی فینٹاسٹک پلیس لگتی ہے، لیکن یہ اس کے اندر کچھ سپر نیچرل ایلیمنٹ بھی وہ ڈال دیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورتی نے پوئٹ نے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سیڈان ٹی کے کور کی بات کر رہا ہے، اسویچ پیلس کہتا ہے، ہولی ہے، انچینٹڈ ہے، اور اس کے اوپر ایک ایسا چاند ہے جو کہ گھٹ رہا ہے اور وہ بھی یلو ہو چکا ہے، اور عورت ایک ایسی ویل کر رہی ہے، رو رہی ہے اپنے کسی گھوسٹ لور کی جدائی میں۔ یہ ایلیمنٹ اس جگہ کو بہت ہی پراسرار بنا رہے ہیں۔ And from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast, thick pants were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift half-intermittent burst, huge fragments vaulted like rebounding hail, or chaffy grain beneath the thresher's flail. اس سے پہلے جس فاؤنٹین کی اس نے بات کی تھی، جو کہ ایک سیڈار کورڈ ہل کے اندر موجود غار سے نکلتا ہے، تو اس کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن پوئٹ فراہم کر رہا ہے کہ جو فاؤنٹین ہے وہ اتنی زیادہ فورس سے نکلتا ہے زمین کے اندر سے، اور وقفے وقفے سے نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین وہ سانس لے رہی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اس نے کہا ہے کہ ارتھ ان فاسٹ تھک پینٹس ور بریدنگ، ارتھ ایک سنگولر ہے، اس کے لیے اس نے ور کا ورڈ یوز کیا ہے، تو یہ ایسا ان جگہوں پہ کرتے ہیں جو ریالٹی میں نہ ہوں۔ جسٹ پوئٹ اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک سملی یوز کر رہا ہے، اور اپنا میسج وہ آگے کنوے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فاؤنٹین کی بات کر رہا ہے، اتنے فورسفل وے میں باہر آتا ہے کہ اس کے ساتھ پتھر نکل کر وہ اڑتے ہیں، ہوا کے اندر نظر آتے ہیں، اور وہ پتھر اس طرح سے اڑتے ہیں جس طرح بھوسے کے ڈھیر سے جب اس کو غلے کو الگ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک سملی دی ہے پوئٹ نے کہ جب تھریشر لگایا جاتا ہے ہارویسٹ کی ہوئی فصل کے اوپر، تو اس میں سے غلہ اور دانے کس طرح سے الگ کیے جاتے ہیں اس تھریشر کے ذریعے، اسی طرح سے یہ زمین کے اندر سے پتھر نکل نکل کر اس کی فورس کے ساتھ، فاؤنٹین کی فورس کے ساتھ باہر فضا میں ادھر ادھر بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ And mid these dancing rocks, at once and ever, it flung up momently the sacred river, 5 miles meandering with a mazy motion. فاؤنٹین کی فورس کے ساتھ ہوا میں جا بجا ادھر ادھر بکھرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں اور راکس کے درمیان میں ایک دریا بہتا ہوئے نظر آتا ہے، یا یہ فاؤنٹین جو ہے وہ آگے چل کے ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک مقدس دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 5 میل کے رستے تک وہ ایک زگ زیگ موشن کے ساتھ بہتا ہے، اور رواں دواں رہتا ہے اپنے اس زگ زیگ راستے کے اوپر، بل کھاتے ہوئے راستے کے اوپر۔ Through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices professing war. اسی دریا کی بات ہو رہی ہے، فاؤنٹین جو دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ جنگلوں سے اور وادیوں سے بہتا رہتا ہے، مقدس دریا بہتے ہوئے وہ ایسے غاروں کے اندر سے گزرتا ہے جن کی ڈیپتھ کو انسان میئر نہیں کر سکتا، اور بڑے ہی شور کے ساتھ ایک لائف لیس اوشن کے میں جا کر، ایک بالکل ہی ساکت اوشن میں، سمندر میں جا کر گرتا ہے۔ اس سارے کموشن کے درمیان، اس پانی کے سارے شور کے درمیان میں کبلا خان کو اپنے آباء و اجداد کی آوازیں سنائی دے دیتی ہیں، جو کہ آنے والی جنگ کی پیشن گوئی کر رہے ہوتے ہیں۔
The shadow of the dome of Clare floated midway on the waves. Weavers heard the mingled mire from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny player dome with caves of eyes. कुबला खान के ऑर्डर पर जो महल तामीर किया गया था उसके मीनारों का उसका अक्स पानी की लहरों पर दिखाई देता था और फाउंटेन और केव्स के मिक्सअप से जो आवाज़ें पैदा हो रही थीं उनके मिक्सअप होने से वो सुनाई देती थीं और वो पोइट कह रहा है कि ये बहुत ही एक अजीब तरह का मोजज़ा था अपनी ज़ात में कि एक ऐसी जगह रोशन और चमकदार जगह थी जिसके अंदर केव्स ऑफ आइस थी। अब ये इटसेल्फ बड़ी कंट्राडिक्टरी बात लगती है लेकिन हमें एक ऐसी जगह से इंट्रोड्यूस करवा रहा है पोइट के जहाँ पे रोशनी भी थी, धूप भी थी और जहाँ पे बर्फ की बनी हुई गारें भी थी। A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. इससे पहले तक का जो पोर्शन था इसमें कुबलाय खान ने जो ऑर्डर किया था महल बनाने का उसके बारे में पोइट ने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे पोइट ने एक सेकंड पोर्शन शुरू कर दिया है इस पोएम का जिसमें वो कहता है कि एक दफ़ा उसने ख्वाब में एक ड्रीम में एक ऐसी दोशीज़ा को देखा जो डुल्सीमर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजा रही थी। वो एक एबेसिनियन मेड थी, वहाँ की वो खातून थी और अपने उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में वो माउंट अबोरा से मुतल्लिक गाना गा रही थी। उसकी शान में कोई कसीदा पढ़ रही थी, ऑड कह रही थी। Could I revive within me her symphony and song, to such a deep delight 'twould win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome who those caves of ice, and all who heard should see them there, and all should cry beware, beware. पोट ये कह रहे हैं कि अगर वो म्यूज़िक में रिवाइव कर सकता अपने अंदर, यानी वो इतना एक्साइटिंग इंस्पिरेशनल किस्म का वो म्यूज़िक था, उसकी सिम्फनी थी, उसका उसकी जो कंपोजिशन थी कि अगर वो मैं अपने अंदर दोबारा से रिवाइव कर सकता, मैं उसको रिमेंबर कर सकता तो बहुत ही मेरे लिए एक डिलाइटफुल मामला होता, एक खुशकुन ये बात होती और उस लाउड और लॉन्ग म्यूज़िक की मदद से मैं एक उस तरह का पैलेस बना सकता था हवा में, यानी इन हिज इमेजिनेशन, जिस तरह का उसने कुबला खान ने बनाया था जिसके जो सनी सनी भी था, सूरज की रोशनी भी वहाँ पर पड़ती थी और उसमें केव्स ऑफ आइस भी उसके अंदर थी। तो फिर जो कोई भी वो सुनता उस म्यूज़िक को, वो इस मेरे इमेजिनेशन को एक मटेरियल फॉर्म में देख लेता और फिर वो सारे इस बात को कहते कि इससे खबरदार रहो, इससे होशियार रहो। His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew hath fed, and drunk the milk of paradise. उस वक्त पोइट की हालत ऐसी होती कि उसकी आंखों में से रोशनी निकल रही होती और उसके बाल जो है वो बिल्कुल हवा में जैसे खड़े होते, तो वो लोग उसके गिर्द दायरा बनाकर, तीन दायरे बनाकर उसके गिर्द खड़े हो जाते और उससे वो खौफ खाते, एक होली किस्म का खौफ, वो उसको एक वली समझ रहे होते, उस रास्ते को सेंट लाइक उसको समझ रहे होते, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसने कोई हेवनली ड्रिंक जो है वो ड्रिंक कर लिए हैं, जैसे हनी ड्यू है, मिल्क ऑफ पैराडाइज है, तभी इसकी ये हालत हो गई है और इसने ये इस तरह का एक महल खड़ा कर दिया है जिस तरह का कुबला खान ने ऑर्डर किया था। इस पोएम में हमें एक मैजिक और ड्रीम की एटमॉस्फेयर नज़र आती है। जिस तरह की इमेजरी यूज़ की गई है और जैसा एक्सप्रेशन पोइट ने दिया है, तो एक बड़ी ही फैंटास्टिक इन्वायरमेंट इस पोएम के अंदर हमें नज़र आती है और हम भी अपने इमेजिनेशन को पोइट के इमेजिनेशन के साथ साथ बहता हुआ महसूस करते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो जो बिल्कुल एक ड्रीम लाइक जगह है।
इस पोइम को हम वाल्टर डी ला मेयर की पोइम टार्टरी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों पोइम्स में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो पोइम एक बहुत ही पीसफुल, ट्रैंक्वाइल और काम एटमॉस्फेयर को शो करती है, जबकि यहाँ पे मामला कुछ डिफरेंट है। टार्टरी एक नेचुरली ब्यूटीफुल प्लेस के तौर पर वाल्टर डिना मेयर ने उसको रिप्रेजेंट किया है, जहाँ जबकि यहाँ पे एस्ट्रिक कोलरिज ने जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है उसमें हमें नॉइज़ नज़र आती है और उसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट भी हैं। अदरवाइज़ दोनों ही बहुत ही अल्यूरिंग किस्म की हैं, मशहूर कुन किस्म की पोइम्स हैं जो आपके इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर देती हैं। इस तरह की पॉइंट में हमें एक थिएट्रिकल टर्मिनोलॉजी की सेंस में विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी नज़र आता है। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मतलब टू अलाउ वन सेल्फ टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू इवन दो इट सीम्स इम्पॉसिबल। तो रीडर भी, स्पेक्टेटर्स भी, व्यूअर्स भी ये बात मानने को तैयार हो जाते हैं कि असल में इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट दे स्टार्ट बिलीविंग कि ऐसा भी हो सकता है। तो सेम अप्लाइज ऑन दिस पोइम एज वेल कि हमें मालूम है कि इस तरह की जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है और एक्सप्रेस किया है पोइट ने इतने ही ज़बरदस्त अंदाज में कि हम ये फॉर द टाइम बीइंग समझ लेते हैं कि इस तरह की प्लेस वाकई एग्जिस्ट करती होगी। पोइट ने बड़ी ही महारत से ऐसी इमेजरी को यूज़ किया है जो बड़ी सेंसुअस नज़र आती है, यानी ऑडियो विजुअल एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर। जैसे वर्ड्स यूज़ करता है कि स्टेटली प्लेयर डूम है, सीडान कवर्स, डांसिंग रॉक्स, डीप चैज़म, सनलेस सी, और स्पेशली वो जो इस तरह की लाइन कहता है कि अ सेविज प्लेस एज होली एंड enchanted as ever beneath a waning moon was haunted a woman wailing for her demon lover। तो ये बहुत ही एक ऑडियो विजुअल इमेजरी है, पूरा सीन पोर्ट्रे कर देती हैं ये हमारे सामने। और जब वो बात करता है कि अ सनी प्लेयर डूम विथ केव्स ऑफ आइस, तो बड़ी ब्यूटीफुल इमेजरी की एग्जांपल्स हैं, जो सिंबल्स यूज़ किए हैं पोइट ने इसके अंदर, बहुत ही शानदार हैं। एलिट्रेशन का एक्सेसिव यूज़ है इस पोइम के अंदर, जिसकी वजह से एक म्यूज़िकल इम्पैक्ट पैदा होता है। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं उनके साउंड रेपिटेशन होती है जब उसकी, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। कॉन्सोनेंट वो लेटर्स हैं जो वॉल्स के अलावा हैं, जो वॉल्स लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जितने लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो उनकी जब रेपिटेशन होती है किसी लाइन के अंदर तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे वो कहते हैं इन ज़ैनेडू डिड कुबला खान, अब इसमें एन डी और के की रेपिटेशन हो रही है। आ स्टेटली प्लेयर डूम डिक्री, एल की, डी की और आर की इसमें रेपिटेशन है। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन, अब आर की इसमें रेपिटेशन है। इस तरह से बहुत सी एग्जांपल हैं, जैसे बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डीमन लवर, अब इसमें डब्ल्यू और एन की रेपिटेशन है। फिर आगे चल के हम देखते हैं इट वाज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, तो इसमें आर की रेपिटेशन है। तो देर आर मल्टीपल लाइंस, मैनी लाइंस फुल ऑफ एलिट्रेशन इन दिस पोएम, जिसकी वजह से बड़ा एक म्यूजिकल इम्पैक्ट पैदा होता है इस पोएम के अंदर। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं, जिनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इनकी मदद से आप इस पोएम को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी वोकेबलरी भी बढ़ा सकते हैं। आई होप कि ये पोएम आपको समझ आ गई होगी। इसमें जो भी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, पोएटिक डिवाइसेस, जैसे इसमें जो सिमिलीज यूज़ की हैं, जो सिंबल्स यूज़ की हैं, उनके बारे में भी हमने कोशिश की है कि ब्रीफली डिस्कस करें और आपको उनके बारे में इन्फॉर्म करें। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे इस चैनल लेसन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।